नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत दिल्ली से करेंगे, जहां दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। बता दें कि दिल्ली में बीते कई दिनों से दिन के समय औसतन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। वहीं हरियाणा और पंजाब से लेकर राजस्थान और गुजरात तक लोग भीषण गर्मी से परेशान है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज हीट वेव के बीच अधिकतम तापमान 42 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा 13 अप्रैल को भी हीट वेव से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि इसके बाद 14 अप्रैल से लू का प्रकोप कम होगा, लेकिन तापमान में खास कमी नहीं आने से गर्मी का सितम जारी रहेगा। तो गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। बता दें कि मैदानी इलाकों में लू का प्रकोप जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले समय में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पाएगी। अभी लोगों को गर्मी और सताएगी। उत्तर भारत में गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, जहां जाम की स्थिति में लोग तपती धूप में तपने को मजबूर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें मैदानी इलाकों में लू का प्रकोप भी जारी है और लू के चलते लोगों की परेशानियां एक बार फिर से बढ़ गई हैं और हीट वेव के चलते लोग बीमार एक बार फिर से पड़ना शुरू हो गए हैं। उत्तर भारत में गर्मी का कहर लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज भी हीट वेव के चलते लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। वहीं चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने अखंड भारत यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंडियन मीडिया सेंटर की तरफ से ये यात्रा करवाई जा रही है, जिसमें 131 बेटियों ने हिस्सा लिया है। साथ ही ये भी कहा कि यात्रा के जरिए समाज जागरण का संदेश दिया जाता है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि 18 अप्रैल को सोनीपत में अखंड भारत यात्रा समाप्त होगी। बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि इंडियन मीडिया सेंटर की ओर से और ये यात्रा इस बार ही नहीं तो बल्कि लगातार 2013 से ये यात्रा चल रही है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 10वां एक प्रकार का यात्रा का ये दल है जो सारे देश भर में यात्रा करने वाला है। और ये भी अच्छी बात है कि हर बार इस यात्रा के माध्यम से कोई ना कोई समाज जागरण का कोई एक संदेश ये भी दिया जाता है। इस बार का थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अंतर्गत अखंड भारत संदेश यात्रा ये जो रखा गया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इवेंट्स बहुत प्रकार के होते हैं, चाहे छोटा इवेंट हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को देख करके ही उस इवेंट का महत्व ये बनता है। आखिर ये उद्देश्य एक बहुत अच्छा बड़ा उद्देश्य है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि पिछली 10 यात्रा यानी आज मिला करके 10वीं यात्रा है। इसमें से 2 या 3 यात्राओं में पहले भी मुझे आपके साथ एक प्रकार से थोड़ा समय बिताने का जो अवसर मिला, वो लगातार यादें भरी हुई हैं और इसी प्रकार से आप जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें, नए संदेश देते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी यात्रा की शुभ यात्रा की मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अब बात भिवानी की करेंगे, जहां नगर परिषद में हुए घोटाले के दोषियों को सजा दिलवाने और भ्रष्टाचार में लूट हुए पैसे की रिकवरी के लिए भिवानी संघर्ष समिति ने परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों को पुलिस पकड़े और लूटे गए पैसे की रिकवरी करवाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक बाकी आरोपी नहीं पकड़े जाते और रिकवरी नहीं की जाती, तब तक वो धरना देंगे। आज नगर परिषद संघर्ष समिति के बैनर के तले शहर के सभी संगठनों के और सभी पार्टियों के प्रबुद्धजन इस शहर में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ नामबंद हुए हैं। और जब तक इनकी रिकवरी नहीं होती, जब तक बचे हुए को दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक ये सारी शहर की संघर्ष समिति है जोरदार तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाओ।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भिवानी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संघर्ष समिति जिंदाबाद। और देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 1796 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। वहीं कोरोना के चलते 19 मरीजों की मौत भी हो गई है, जबकि 946 लोग कोरोना में ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% पहुंच गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसेस की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 10,889 केस एक्टिव हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना से फिलहाल देश को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। देश में 796 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। हालांकि इसमें बहुत मरीज ठीक होकर घर वापसी कर चुके हैं। वहीं कोरोना के रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो रिकवरी रेट 98.76% पहुंच गया है। और वहीं कोरोना के एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो देश में फिलहाल कोरोना के 10,889 केस एक्टिव हैं और इनको भी जल्द ही ठीक करने की कोशिश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। तमाम डॉक्टर्स यहां मौजूद हैं। डॉक्टर्स की देखरेख में कोरोना मरीजों का यहां इलाज कराया जा रहा है। हालांकि रिकवरी रेट लगातार बेहतर होता जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। मरीजों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए लगातार स्वास्थ्य अमला यहां पर तैयारियों में लगा हुआ है। तमाम देखरेख में, डॉक्टर्स की देखरेख में यहां कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। और हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 54 केसेस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी शख्स की मौत नहीं हुई है। बता दें कि 56 लोगों ने कोरोना को मौत दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट अब 98.88% तक पहुंच गया है। वहीं अगर गुरुग्राम की बात करी जाए तो कोरोना के 46 नए मामले गुरुग्राम में सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 5, सोनीपत में 1, करनाल और फतेहाबाद में भी कोरोना का एक केस सामने आ चुका है। तो कोरोना से यहां लोगों को राहत मिल रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी राहत की सांस लेता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो यहां 46 केस सामने आए हैं। वहीं फरीदाबाद में 5, जबकि सोनीपत में 1 और करनाल में और फतेहाबाद में भी कोरोना का एक केस सामने आया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते किसी की भी मौत नहीं हुई है। ये बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बता दें कि कोरोना का रिकवरी रेट अब 98.88% पहुंच गया है। हालांकि गुरुग्राम में 46 केसेस सामने आ चुके हैं, फरीदाबाद में 5 केसेस सामने आए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस दौरान कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता। प्रदेश में कोरोना काबू में है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तैयारी के साथ कोरोना मरीजों का इलाज कर रहा है और कोरोना मरीज इस दौरान कई कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर वापसी कर चुके हैं। बढ़ते आगे बात अब करेंगे देश में चल रही महंगाई की। दरअसल पेट्रोल डीजल के लगातार रेट बढ़ने से आमजनों के जनजीवन पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि सिरसा में आज के दिन पेट्रोल का भाव 107 रुपए 65 पैसे पहुंच गया है, जबकि डीजल की अगर बात करें तो डीजल की कीमत फिलहाल 98 रुपए 90 पैसे तक है। अगर पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम में सिर्फ एक बार ही इजाफा हुआ है। 6 अप्रैल को ही 86 पैसे पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद से अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, जिससे आम जनों को थोड़ी बहुत राहत जरूर महसूस हो रही है, लेकिन इसका असर अब सब्जियों पर पड़ने लगा है। 30 पैसे कम रह गया। महंगा सामान है, डायरेक्ट नींबू मांगता है, नींबू दे नहीं पाते, क्या करें। महंगाई के कारण अगले वो कहते हैं कि नहीं यार नींबू नहीं दोगे तो हम नहीं खाएंगे। अगला इस चीज को धौंस दे के खड़ा होकर चला जाता है। तो भैया क्या करें, किराया महंगा है, बिजली महंगी, सब कुछ महंगा हो गया, क्या करें। महंगाई की मार, मुलाजिमों की तनख्वाहों की मार, सारा बीच में चलता है। पेट्रोल का तो ये है, पेट्रोल वाले को, हमारी सब्जी का तो एक ही भाव होता है कि ज्यादा सब्जी आ गई तो भाव कम हो गए और कम आ गई तो तेज हो गए। और इस प्रकार से सब्जी गर्मियों में कम हो ही जाती है, इसलिए भाव बढ़े हुए। और जब गाड़ियों में पेट्रोल बढ़ गया तो किराया भी बढ़ गया, इसलिए महंगाई ज्यादा उछल रही। बढ़ते आगे, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोनीपत पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता अनिल गुप्ता उर्फ सीतू के निधन पर शोक व्यक्त किया।
बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोनीपत पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदेश की सरकार पर 334 यूपी पंजाब नेशनल हाईवे निर्माण कार्य को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोनीपत से होने वाले सड़क लोकार्पण समारोह में नहीं आना चाहिए था। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि जिस सरकार ने नेशनल हाईवे बनाने की जरूरत को गलत ठहरा दिया था, उसी का उद्घाटन करने सीएम खुद पहुंचे थे, जो नैतिकता के आधार पर सही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने गडकरी जी के साथ मिलकर एक उद्घाटन किया एक नेशनल हाईवे का 334 बी नेशनल हाईवे, जो यूपी पंजाब बॉर्डर से और सोनीपत खरखोदा झज्जर होते हुए और लोहारू के रास्ते राजस्थान जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है, ये वही मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब जिन्होंने चिट्ठी लिखी। ये नेशनल हाईवे मैंने मंजूर कराया था 2013 में। उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया। जब मैंने दोबारा से प्रयास किया 2016-17 में काम शुरू कराने के लिए, ये उन्होंने चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इसको डिनोटिफाई किया जाए। मतलब ये नहीं कि भाई कोई नया काम कराओ, नेशनल हाईवे जो मंजूर करा दिया उस पर काम शुरू हो रहा था, काम शुरू होने के टेंडर होने के समय चिट्ठी लिख के कहा इसको डिनोटिफाई कराएं। ये सोचते इन लोग। तो मैं समझता हूं कि नैतिकता के आधार पर, हालांकि गडकरी जी ने जब हम गए हमने पूरी पैरवी करी, वो भी इन्हीं के दल से हैं, उन्होंने इनकी मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मानी। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को कम से कम खट्टर साहब को इस उद्घाटन में नहीं आना चाहिए था, इस उद्घाटन से दूर करना चाहिए था। ये मैं चिट्ठी आज सोनीपत के प्रेस वालों के साथ सार्वजनिक करना चाहता हूं। आप लोग इस बात को रखें लोगों के सामने। उनको नैतिकता के आधार पर आना ही नहीं चाहिए था उद्घाटन। और अब बात महेंद्रगढ़ की करेंगे, जहां केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। बता दें कि सबसे पहले वो कनीना में मनीष राव की तरफ से आरपीएस फार्म हाउस पर आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंचे, जहां उनका फूलमाला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद वो महेंद्रगढ़ की यादव सभा में पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले पौधारोपण किया, फिर सार्वजनिक पुस्तकालय में डिजिटल लाइब्रेरी अनुभाग का शुभारंभ भी किया। इस दौरान उनके साथ सांसद धर्मवीर सिंह, अलवर के सांसद बालकनाथ, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, नांगल चौधरी विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव मौजूद नजर आए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के जयराम सदन महेंद्रगढ़ में पहुंचने पर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। एक लंबे समय से महेंद्रगढ़ आना बाकी रह रहा था। संयोग ऐसा था कि स्वामी शरणानंद जी का आज प्रथम पुण्यतिथि थी और एक लंबे समय से यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी की बात भी चल रही थी, बार की बात भी चल रही थी और सबसे बड़ी बात है कि माननीय रामविलास जी का आशीर्वाद भी लेना था, इसलिए मैं महेंद्रगढ़ आया। सर, जिस प्रकार से आज कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के शैलजा को इस्तीफा दे दिया है और दूसरे को दीपेंद्र हुड्डा को अध्यक्ष बनाने की बात की जा रही है। देखिए, कांग्रेस तो पूरी तरीके से एक समाप्त प्राय पार्टी है। लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि देश की राजनीति में जो सबसे बड़ी लड़ाई है ये डेमोक्रेसी बनाम डायनेस्टी की है। तो डायनेस्टी जब तक नहीं बदलेगी, कांग्रेस में कुछ भी कर लें कोई सुधार नहीं होने वाला। आज भारत सरकार के मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव मेरे निवास पर आए थे। भूपेंद्र सिंह यादव हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं और श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के मंत्रिमंडल के बहुत यशस्वी मंत्री हैं। आज वो अपने मुखारबिंद से बोला यहाँ पर कांग्रेस तो आने वाले 2024 में कांग्रेस मुक्त भारत होगा। और अगली खबर चंडीगढ़ से, जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कई मामलों में खुलकर अपनी राय रखी है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस दौरान कहा, एनसीईआरटी की किताबों को लेकर अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिक्षा मंत्री ने स्कूलों की बढ़ी हुई फीस पर एक्शन लेते हुए कहा कि कोरोना काल के बाद जब स्कूल खुले तो स्कूलों ने काफी फीसें बढ़ा दी, जिस पर लगाम लगाने के लिए हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। साथ ही शिक्षा मंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि 134 के खत्म होने से अभिभावकों को लाभ हुआ है। 3 वर्ग है, जैसे अपना स्कूल तो साल के साल चलता ही है और पूरी तैयारी है उसी प्रकार से। हाँ, ये एक दौर आया कोरोना का, इसमें निश्चित तौर से शिक्षा बहुत ही प्रभावित हुई, तो उसकी वजह से ये मेरा ख्याल का आपका सवाल है कि तैयारी किस प्रकार की, क्योंकि उसके बाद इस प्रकार के सवाल आते थे। लेकिन हमारी पूरी तैयारी है। जहाँ टेबलेट की बात आपने कही, टेबलेट हमारे पास आने शुरू हो गए
और काफी बड़ी संख्या में हमारे पास पहुंच भी गए हैं। डाइट में उनको रखा गया है और जल्दी उनका वितरण हम शुरू करेंगे। देखिए, कोरोना काल के बाद जब स्कूल खुले तो कुछ स्कूलों ने अपनी फीसें काफी बढ़ाई थी और अभिभावकों ने हमारे पास कंप्लेंट की थी कि कुछ स्कूलों ने ज्यादा फीसें बढ़ाई है। उसी के बाद हम एक नियम लेके आए थे और हम नियम के तहत हमने ये किया था कि कोई भी स्कूल 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेगा। और अभी तक जो फार्म 6 है वो 5705 जो स्कूल है उनमें फार्म भर दिया, ये लगभग 60% है। लेकिन फीस वही स्कूल बढ़ा सकेंगे जो फार्म 6 भरेंगे और उनकी जो डेट थी वो 31 मार्च लास्ट डेट थी। तो जिन स्कूलों ने फार्म नहीं भरा उनको फीस बढ़ानी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, जहां हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने करनाल के अनाज मंडी में अधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं कृषि कानून पर सरकार का पक्ष रखा। बता दें कि कृषि कानून पर मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि नेशनल रिपोर्ट के माध्यम से किसानों की आय 27 रुपए है। इसे बढ़ाने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। साल 2022 तक किसानों की आय डबल करने के जवाब में वो बोले कि बहस की बात नहीं है। वहीं तूड़ी के भाव 10 से 12 रुपए किलो चल रहा है। इस बार मंडी में प्राइवेट भी खरीद हो रही है। यही देखना है कि किसानों की सुविधा के लिए जो हमने व्यवस्थाएं की थी वो सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारे आढ़ती भाइयों को, व्यापारी भाइयों को दिक्कत, कोई लेबर की कैंटीन चल रही है नहीं चल रही है, पानी की व्यवस्था है नहीं या नहीं है, लिफ्टिंग का, और हर मंडी में जो पेमेंट जो हमने हमारी टारगेट है कि 72 घंटे में दें, वो चल रही है कि नहीं चल रही है। और ये सारी व्यवस्थाएं हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, जैसी सरकार चाहे वैसे ही चलने लग जाए और हर साल इसमें हम बेहतरी कर रहे हैं। वैसे हमारे एकेडमी के लिए उसको सुधारा किया जी सर। और सुविधाएं क्या दी। और अब बात भिवानी की करेंगे, जहां बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने शिरकत की, जहां उन्होंने बार एसोसिएशन को 21 लाख रुपए दिए और 50 सालों तक वकालत करने वाले वकीलों को सम्मानित भी किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल और शैलजा ने कांग्रेस का बंटाधार किया है। जब से कांग्रेस ने शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तब से कांग्रेस जीरो हो गई है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की फाइल वो आपके अहमद पटेल निकलवा रहे हैं। फैसले सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी घर में बैठ के कर रहे हैं, तो कांग्रेस बंटाधार होगी। शैलजा ने जब से कांग्रेस संभाली जीरो हो गई, कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस कहीं है ही नहीं। सर, आपने बयान दिया था आम आदमी पार्टी के 2 विधायक पंजाब में, उसकी काफी आलोचना हुई है, क्या आप स्टैंड करते हैं उस बयान पे? नहीं, मैं बिल्कुल स्टैंड करता हूँ। मैंने ये कहा था कि 90% लोग जो है वो फर्स्ट टाइमर है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नर्स सेलेक्ट होती है तो उसे 1 साल ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो जाके ड्यूटी ज्वाइन करती है। अगर पुलिस में भर्ती होता है तो उसे मधुबन में या फिलौर में, क्योंकि पंजाब का स्टेशन फिलौर है, उसे 1 साल 1.5 साल उसे ट्रेनिंग देके फिर उसे पुलिस की यूनिफॉर्म दी जाती है। और 200 करोड़ के नगर निगम घोटाले पर एक बार फिर से एनआईटी फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ के नगर निगम घोटाला मामले में सतबीरा के खिलाफ बेहद मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज करके सरकार केवल लीपापोती कर रही है, बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन घोटालों के कारण ही आज नगर निगम के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। कि जो फरीदाबाद नगर निगम है इसमें क्या क्या हो रहा है। इस 200 करोड़ के घोटाले में 9 जुलाई 2020 को कमेटी बन गई इस घोटाले की जांच के लिए, पार्षदों की और आईएएस अफसरों की अध्यक्षता में। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कमेटी बनने के 1 महीने बाद 6 अगस्त को तकरीबन 22 करोड़ की पेमेंट कर दी, जिसमें 6 अगस्त 2020 को 7 करोड़ 70 लाख और 7 करोड़ 43 लाख कुछ रुपए की एक ही टाइम में पेमेंट हुई है 2 नगर निगम के खातों के साथ। और उस नगर निगम में ऐसे भ्रष्ट कामों की एक दिन में पेमेंट हो रही है। जिस नगर निगम में उसका एम्प्लॉय रिटायर हो जाए उसको रिटायरमेंट का पूरा पैसा नहीं मिलता।
वहीं महम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने गाड़ियां लोहार समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान रामचंद्र जागड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि साल 2022 तक हर सिर पर पक्की छत हो, इसलिए जल्द ही सभी को पक्की छत मुहैया करवाई जाएगी। वहीं जागड़ा ने यह भी बताया कि 3 राज्यों के सांसद प्रधानमंत्री से मिले थे और महम के गाड़ियां लोहारों को जल्द ही हर सिर पर पक्की छत के तहत पक्के मकान दिए जाएंगे। देखिए, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने 3 स्टेटों के सांसदों को हमें बुलवाया था, जिसमें हरियाणा के भी हम सभी सांसद थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये निर्देश था सभी को कि हम 8 तारीख से लेके और 23 तारीख तक 15 दिन एक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएं और इसके लिए गरीब आदमियों के बीच में जाएं और बीच में जाके बैठ के उनके पास जाके उनकी एक एक समस्या के बारे में सुन के नोट करके उनके समाधान के लिए उसके लिए कार्रवाई करें। नारनौद में बिजली निगम के अनुबंधित कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और निगम अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। वहीं जिला प्रधान विकास बेनीवाल का कहना है कि उपमंडल अधिकारी की ओर से अनुबंधित कर्मचारियों को जानबूझकर गलत तरीके से तबादले कर बार बार परेशान किया जा रहा है, जिससे अनुबंधित कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। एक तो जो गलत तबादला हमारे कर्मचारी का किया है वो कैंसिल किया जाए, उसके साथ आगे से भी भविष्य में किसी अनुबंधित कर्मचारी का तबादला किसी गलत मंशा से, द्वेष भावना से या प्रताड़ित करने की भावना से अधिकारी द्वारा ना किया जाए। आगे क्या रहेगा? हाँ, बोलो जी। 2 दिन हमने गेट मीटिंग के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया है, उसके बाद आज धरने में ये प्रदर्शन तब्दील किया है और आगे भी आंदोलन तेज होगा जब तक उपमंडल अधिकारी हमारी बातों को नहीं सुनते। और अब बात झज्जर की करेंगे, जहां झज्जर के गांव खेड़ी कुमार के पास बीती रात सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक महिला रेनू की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बता दें कि घायल को रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक रेनू एक अन्य परिवार के सदस्य के साथ कार में सवार होकर आ रही थी, तभी कार के सामने एक ट्रक काफी तेजी गति से चल रहा था, लेकिन ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके कारण कार ट्रक से सीधा टकरा गई। वहीं पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला रात को करीब 12:30 बजे के आसपास हमारे को सूचना मिली थी कि गांव खेड़ी कुमार एक्सीडेंट हुआ है कार का। तो मौके पे पहुंचे, मौके पर इंजर्ड तो हॉस्पिटल जा चुके थे। उसके बाद झज्जर हॉस्पिटल आए, जहाँ से इसका रेनू वाइफ और विजेंद्र एक छुच्छवास की रहने वाली है, ये बरो डेड हो गई थी और इसके साथ एक और लड़का था, वो रेफर पीजीआई रोहतक कर दिया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।